इटावा में जो कुछ भी हुआ है व्यक्तिगत तौर पे वो तो बहुत गलत हुआ था। पहली बात तो ये जो पंडित का ये जो ढोंग नचा रहे हैं ना कि भाई तू पंडित नहीं है, यादव आदमी है, तूने कथा कैसे कर दी साहब, चुटिया काट दी। सनातन धर्म के कौन से ग्रंथ के कौन से अध्याय में कौन सी सूक्ति में ये लिखा हुआ है कि चोटी काटने का अधिकार भी आपको है? साहब डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी को सुन लीजिए, आजकल दुनिया उनको सुन रही है, आपको समझ में आ जाएगा आपके कृत्य को लेकर के क्या ड्रामा हुआ है। खैर इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, उनका एक वीडियो का अंश जोड़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इटावा जिले में गंभीर घटना हुई। यादव समुदाय के एक कथावाचक के साथ मारपीट इसलिए कर दी गई क्योंकि वहां के स्थानीय ब्राह्मणों को यह लगने लगा कि एक गैर ब्राह्मण आखिर कथा वाचन कैसे कर सकता है, और अगर कर दिया तो आधा सर मुंडवा दिया, नाक जमीन पर रगड़वा दी, माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। इतना सब हो जाने के बाद यादव कथावाचकों से बदसलूकी के मामले में अहिर रेजिमेंट के लोग भारी संख्या में गांव पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोका, पूरा प्रयास किया, भीड़ ने उन पर पथराव कर दिया, जिसके चलते पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में खबर आती कि साहब इनके दो आधार कार्ड थे। अंजना उनको कश्यप जी के शो में पता चलता है कि अब तो और दिशा में केस जा रहा है। साहब आधार कार्ड थे नहीं थे, फर्जीपना था तो कानून हाथ में थोड़ी ना ले लोगे, चोटी थोड़ी ना काट दोगे। ये ब्राह्मण और यादव के बीच में नफरत का बीज बोने का काम एक राजनीतिक लोग कर रहे हैं, और किसको इससे फायदा होने वाला ये भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन बात पे करता हूं शुरुआत से। सवाल यह है कि क्या यादव समाज कथा नहीं कर सकता? यह सवाल सबके मन में आना स्वाभाविक और आना चाहिए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी की बात सुन लीजिए। जो चोटी आप लोगों ने काटी है, बहुत बड़ा काम आपने कर दिया, तो साहब सुन लीजिए कि शास्त्र की अगर आप बात करते हो, शास्त्र में आप जैसे लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए वहाँ कथा करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मण के यहाँ यादव पहुँचते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उससे कराता है। आप जाते कहते कि मेरा ये यादव शरीर है और आपकी इच्छा हो कराएं, वाकई नहीं कराएं। ऐसे कहीं यादव जी के यहाँ कथा, यादव के यहाँ कथा होगी, यादव लोगों के यहाँ, तो उनकी इच्छा यदि यादवों के द्वारा है तो वो कराएं। और किंतु उसमें जो है वो जाति नहीं छिपानी चाहिए, कोई भी हो। किंतु उनके द्वारा जो अपराध हुआ, उनकी जो प्रतिक्रिया हुई वो भी सही नहीं है, क्योंकि लिखा है कि शिखा छिन्दन्ति ये मोहात द्वेषात् अज्ञानतोऽपिवा पुनः संस्कार मर्हन्ति त्रयो वर्णः द्विजातयः। यदि किसी ने स्वयं ही शिखा को मोह से अथवा द्वेष से अथवा अज्ञान से कटवा दिया अथवा काट लिया तो उसका दोबारा यज्ञोपवी संस्कार होता है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी क्यों ना हो। तो जो स्वयं शिखा काटने का इतना बड़ा अपराध है और आप उनके शिखा और मुंडन इत्यादि करा रहे हैं, काट रहे हैं, तो इससे बड़ा कौन सा अपराध हो सकता है? तो जिस प्रकार उन्होंने मिथ्या झूठ बोल करके जो है व्यास गद्दी पे आरूढ़ हुए और आपने जो प्रतिक्रिया की वो भी कम अशास्त्रीय नहीं है। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है वो किसी भी स्थिति में समर्थन के योग्य नहीं है, और अपना नाम और गोत्र छिपा करके जो है उस व्यास गद्दी पर बैठना ये भी अनुचित ही है। क्यों कि जब कोई भी अनुष्ठान होता है तो उनका नाम है, गोत्र है, जाति बोल करके जो प्रारंभ होता है, अमुक गोत्राय, अमुक वंश में उत्पन्न होने वाले, अमुक गोत्र वाले, अमुक जाति वाले हम ब्राह्मण का वर्ण करते हैं। ये प्रारंभ में ही होता है, और प्रारंभ में व्यक्ति जो है न नाम बताएगा, न गोत्र बताएगा, न जाति बताएगा, तो अनुष्ठान ही निष्फल है। और ये परंपरा ऐसी क्यों पड़ी? इसमें हम अपने जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को दोष देंगे। जिस ढंग से ये कथा भागवत का प्रचलन हो गया उसी गंभीरता समाप्त हो गई। जैसे पहले हमारे देखते देखते ही जो है जो ये बताइए कि चोटी काटना कहां से ठीक हो गया भाई? अंजना जी के शो में पता चलता है कि इन आदमी के पास भाई साहब 2 आधार कार्ड फर्जी मिले तो पुलिस के पास जाते, पुलिस अपना काम करती ना। इस केस को एक अलग दिशा में ले जाने का काम क्यों किया आप लोगों ने? मैं समाज से इतना कहूंगा कि आप लोगों को कानून लेने का कोई मतलब नहीं है। अपने हाथ में कानून लोगे, आप कर क्या लोगे पहले ये बताओ? एफआईआर होंगी, जेल में सड़ोगे और कुछ नहीं। नतीजा कुछ नहीं निकलना इन सब कामों से। कोई निर्णय आप दे नहीं सकते, बस माहौल खराब करेंगे। जो काम कानून का, कानून को करने दीजिए, कोर्ट को करने दीजिए, जजेस को काम करने दीजिए, सिंपल सी बात है। ये भागवत कथा का अगर गंभीर अध्ययन है तो कीजिए, अगर नहीं है तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण के भजन से ही 3 घंटे की भागवत में 2.5 घंटे तो ये चलता है, भजन चलता है, फिर भागवत खत्म कर देते हैं। तो भागवत आजकल ये हो चुकी है ना। भागवत का मतलब ये नहीं होता है, समाज को समझना पड़ेगा कि भजन का नाम भागवत नहीं है, श्रीमद् भागवत नहीं है, समझने की बात है। अभिनव अरोरा साहब बेचारे बालक, स्कूल जाने की उम्र में वो संभवतः वो प्रवचन इत्यादि कर देंगे। भाई साहब
आपसे निवेदन है कि 25 साल तक तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, उसके बाद आपको जाकर के ना इन सब मंचों बैठना चाहिए। गंभीरता खत्म होती जा रही है। जब तो जनता गंभीर नहीं होगी तो ऐसी आपके मजे लेते रहेंगे, बात खत्म। इस पूरी कंट्रोवर्सी से किसको फायदा होगा, ब्राह्मण वर्सेस यादव में, ये भी मैं आपको राजनीतिक रूप से बताना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की राजनीति हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रही है। अगर यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं को अगर आप देखेंगे तो कम से कम 12% है, जो लगभग 60 से 115 विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक रूप से भी सबसे अधिक जागरूक ब्राह्मण समुदाय ही रहा है। पर आज की तारीख में ये लगातार प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जाते जा रहे हैं। कभी प्रदेश की राजनीति में सबसे अधिक ताकतवर रही यही समुदाय था, कभी हुआ करता था। प्रदेश में सबसे अधिक मुख्यमंत्री इसी समुदाय के होते थे। मंत्रिमंडल में मतलब इनको अच्छी पोस्टें मिला करती थी, इन्हीं के पास होती थी। लेकिन आज की स्थिति पूरी बदल गई है, पलट चुकी है। प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी का शासन हो या फिर बीजेपी का, ब्राह्मण हाशिए पर ही आपको नजर आएगा। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से 2019 से और 25 के बीच में ब्राह्मण वोटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों ने रणनीतियां अपनानी शुरू कर दी है, जिससे जातिगत ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव के ना नए आयाम आने हमारे और आपके सामने शुरू हो गए हैं। ब्राह्मण यूपी में सवर्ण जातियों का प्रमुख हिस्सा है और परंपरा रूप से अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए हमेशा से वोट करता रहा है, यानी कि समर्थक है। अखिलेश यादव को यह लगता है कि बिना ब्राह्मणों के साथ लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो फिर से ताकतवर नहीं हो सकते हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक ऐसे नैरेटिव हमारे सामने आपके आते रहे मीडिया के माध्यम से, या नैरेटिव गढ़ने की यह कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में सरकार ना ब्राह्मण विरोधी है, क्योंकि एनकाउंटर भी अगर हो रहे हैं, कई सारे व्हाट्सएप मैसेज तो हमारे पास भी आए थे कि भाई एनकाउंटर ब्राह्मणों के ही क्यों हो रहे हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हो रहा है। करीब करीब सभी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया था। याद होगा, कुछ आया होगा दिमाग में। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने बोला योगी सरकार में ना 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है, एंटी ब्राह्मण की सरकार है। भाजपा ने विरोध किया, खारिज किया नैरेटिव। इस नैरेटिव की वजह से ना एक असंतोष की हवा भी चली, पर बीजेपी की 2022 में फिर से सरकार बन जाती है। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल यह है कि ब्राह्मण कहीं अगर उसके साथ से छिटक गया तो उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल जाएगा। जब से कांग्रेस यूपी एक्टिव हुई है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता और बढ़ गई है, इसलिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर प्रदेश में ब्राह्मणवाद वर्सेस यादव अगर होता है तो बीजेपी को इसमें सबसे अधिक फायदा होगा। समाजवादी पार्टी और ब्राह्मणों का रुख क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ब्राह्मण वोटों को बहुत ज्यादा आकर्षित करने के लिए कई सारे कदम उठाए थे, पर शायद ही इसका कोई फायदा उनको मिला। अब अखिलेश यादव ने परशुराम मूर्ति की स्थापना की, ब्राह्मण सम्मेलन का लगातार वो आयोजन कर रहे थे, लेकिन इसका लाभ उनको नहीं मिल पाया था। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 37 सीटों की जीत में गैर यादव, ओबीसी, दलित और कुछ ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका निश्चित तौर पे थी। यानी कि कुछ जो वोट था भारतीय जनता पार्टी का छिटका। 2022 के विधानसभा चुनावों में 22 ब्राह्मण विधायकों में 46 भाजपा से थे। इसका मतलब तो ये है ना कि ब्राह्मणों का वोट का बड़ा हिस्सा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। योगी सरकार पर फिर ठाकुरवाद के आरोप लगे, उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के पास गया। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त पर ऐसा नहीं कह सकते हैं आप लोग कि बीजेपी से वो कुछ परसेंट ही ब्राह्मण है उनको तोड़ पाई है, ज्यादा नहीं। अगर इन ब्राह्मणों को वो तोड़ ले तो यूपी में खेल कर सकती है। कौशाम्बी रेप केस में अगर अति पिछड़ा समाज के पीड़ित के बजाय अखिलेश यादव ने जिस तरह से आरोपी ब्राह्मण परिवार का समर्थन किया, उससे यही लगता है ना कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटों को लेकर काफी सतर्क है, महत्ता पता है इनको। अगर ब्राह्मण बनाम यादव का संघर्ष लगातार बढ़ेगा तो इसमें अखिलेश यादव को सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह के संघर्ष से ब्राह्मणों के मन में एक बात आ सकती है कि यार ठीक है, हम अखिलेश यादव साथ हो भी जाएंगे, लेकिन सत्ता में तो है ही नहीं, काम तो सब इनसे ही करवाने। सरकार से विरोध लेने का क्या मतलब है? अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो शायद कुछ हासिल हो सकता था, कुछ फायदा इनको मिल सकता था, उस दिशा में सोच सकते थे। तो ये सोच है जो बाधा बन सकती है। कुल मिलाकर के मैं एक बात कह देता हूँ, जो भागवत कर रहे हैं उनको गंभीर होने की आवश्यकता है, जो श्रोता है उनको और गंभीर होने की आवश्यकता है। भजन में और भागवत में एक अंतर होता है, ये समझने की आवश्यकता है। राधे राधे कृष्ण कृष्ण सिर्फ भजन से ही भागवत खत्म कर देते हैं। मैं देखता हूँ कि 2.5 घंटे की और 3 घंटे की भागवत में 2.5 घंटे भजन चलते हैं और आधे घंटे से भागवत की बात होती है। भागवत का एकादश स्कंद काफी ज्यादा बताया जाता है कि ये तो बताना चाहिए, पब्लिक को सुनाना चाहिए, लेकिन एकादश स्कंद का नाम क्या, वो 2 मिनट में खत्म करके भागवत आ जा रहे निकल जाते हैं। और जो गंभीर भागवत करते हैं तो उनको श्रोता मिलते नहीं है। तो टेस्ट बदलिए, नहीं तो फिर ऐसा ही सब चलता रहेगा। हम वही कि भाई चोटी कटवा दी, ये कटवा दी, अगर शास्त्र वास्तव में पढ़े होते ना तो शायद चोटी भी नहीं काटते। सनातन धर्म आपको अराजक होना नहीं सिखाता है, आपको शालीन होना सिखाता है, मर्यादा में रहना सिखाता है। लेकिन भागवत का मतलब भजन नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। अनुभव अरोड़ा जी बेचारा पढ़ने की उम्र में वो भागवत जैसा कुछ कर रहे हैं, प्रवचन इत्यादि। भाई जो तुम्हारी उम्र है ना, उस उम्र में तुमने पहले तुमने शास्त्र पढ़ लो, अवलोकन कर लो, ध्यान से पढ़ो, उसका चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन कीजिए,
उसके बाद निकलो आप। लालच बहुत बुरी बला है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके इस विषय पे। आपका क्या सोचना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार। भागवत का मतलब भजन नहीं है, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। बात लगे तो बुरी तो लगे, कहने का मतलब है हमने कह दिया। नमस्कार।